अब हम लोग बात कर रहे हैं कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स, तो पहला कंपाउंड जो हम बात कर रहे हैं वो है इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। ठीक है, C2H5OH, और ये अल्कोहल है, अल्कोहल। ठीक है ना। तो ये बनता कैसे है, अल्कोहल बनता कैसे है? तो अल्कोहल बनता है, मेनली जो अल्कोहल बनता है इंडस्ट्री में वो बनता है फर्मेंटेशन से। और फर्मेंटेशन आप अलग अलग चीजों का कर सकते हो। मेनली जो फर्मेंटेशन किसका करते हैं? फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस। देखो, आप लोगों ने बायोलॉजी में स्टडी किया था कि जब कभी भी हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन करते हैं? जैसे ईस्ट है, जैसे बैक्टीरिया है, ये सब के सब एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में चले जाते हैं। तो ये क्या करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कि दे डोंट यूज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यूज ना करके ये क्या करते हैं कि जो भी ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, उसको कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल में। और वो अल्कोहल कौन सा होता है? यही वाला अल्कोहल होता है। ठीक है ना। तो ये जो शुगर केन जूस है इसके अंदर भी तो ग्लूकोज है ना, मीठा होता है, ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज है तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ये काम करते हैं। ठीक है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? अब ये सब आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका वो होता है 156 केल्विन के आसपास, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन के आसपास। ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। ये पानी में सॉल्युबल है, इन ऑल प्रोपोर्शन। इस बात का क्या मतलब है सर, इन ऑल प्रोपोर्शंस? इस बात का मतलब ये है कि आप 1 ग्लास अल्कोहल लो और उसके अंदर जरा सा वाटर डाल दो तो भी सॉल्यूशन बन जाएगा, और आप 1 ग्लास वाटर लो और उसके अंदर जरा सा अल्कोहल डाल दो तो भी सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। तो दिस इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। ठीक है। और जो भी लोग ड्रिंक करते हैं तो वो अल्कोहल में ऐसे ही पानी मिलाते हैं तो पानी आसानी से मिक्स हो जाता है उसके अंदर। ठीक है। इसकी केमिकल रिएक्शंस क्या है, अब उसकी बात करते हैं। केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शंस ये है कि सबसे पहले तो ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, और जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो देन ये बनाता है सोडियम इथॉक्साइड। प्लस हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस आपको पता है कि जब हाइड्रोजन गैस को आपको टेस्ट करना होता है तो पॉपअप साउंड के साथ बर्न होती है। ठीक है। दूसरा है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? आपने ये टर्म सुनी होगी, जब किसी बच्चे में पानी की कमी हो जाती है तो उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो डिहाइड्रेशन का फिलहाल यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ भी पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकाल देना। ठीक है, वाटर इसके अंदर से निकाल देना। चलो, तो मैं इसके लिए ये डिहाइड्रेशन समझाने के लिए मैं तुम्हें ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर लिख के दिखाता हूँ। ऐसे है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। और जब आप इसमें से वाटर निकाल देते हो, वाटर कैसे निकालते हो? आप इसके साथ यूज करते हो कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफोर। जब आप एस्टोसोफोर यूज करते हो ना, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफोर की। कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफोर की एक खास बात ये होती है कि वो वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेता है, तो वाटर निकाल लेता है। तो वाटर निकाला उसने, ये पूरा पूरा वाटर निकाल दिया। और जब आप ऐसे एक मॉलिक्यूल निकालते हो तो बीच का सिंगल बॉन्ड क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। तो ये बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है ना। तो ये डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरीके से अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथीन। तो इस तरह से इथीन फॉर्म हो जाता है, प्लस पानी निकल के बाहर आ जाता है।
एसिड। तो सर अल्कोहल के यूजेस क्या है? तो मैं तो बता दूं कि अल्कोहल, एक तो इसके यूजेस क्या है, एक तो ये मेन इनग्रेडिएंट होता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स का। दूसरा, जितने भी लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उसके अंदर मेन ये इथाइल अल्कोहल ही होता है, ठीक है ना। और दूसरा कि ये मेडिसिन वगैरह में भी यूज होता है। जहाँ पे भी डॉक्टर आपको ऐसा बोलता है ना कि ये मेडिसिन खा लो उसके बाद हल्की सी नींद आएगी, तो इसलिए रात को सोते हुए लेना, तो नींद आने का मतलब कि उसके अंदर अल्कोहल है और आपको थोड़ा सा उससे मतलब नींद आएगी उससे, ठीक है ना। और अल्कोहल को हम लोग एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं। अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है एज अ फ्यूल, ठीक है ना। ओके, अब सवाल ये कि जितने भी लोग ड्रिंक करते हैं क्या हमें उनके लिए अल्कोहल बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे गुजरात के अंदर अल्कोहल बैन है, क्या अल्कोहल सही में कोई मतलब इतना जो लोग पीते हैं, क्यों पीते हैं इतने लोग, मतलब इतना इतना अल्कोहल क्यों वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। दरअसल क्या होता है कि जो अल्कोहल है वो आपकी बॉडी के, जो आपकी बॉडी का नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है। यानी अगर मान लो कि कोई बंदा सुबह से लेकर शाम तक उसने काम किया, शाम को वो थक के घर पे आया, तो उसको चाहिए कि मेरे को थकान महसूस ना हो, तो वो अल्कोहल पिएगा तो उसका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा डाउन आ जाएगा और देन उसको थकान महसूस नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे वो आपकी बॉडी को ओवरकम कर लेता है और आपकी बॉडी को काफी ज्यादा हार्म कर देता है। तो इसीलिए अल्कोहल इज नेवर अ गुड ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शन है जो आप अडॉप्ट कर सकते हो, जैसे योगा है, जैसे घूमना फिरना है, जैसे आप कोई मूवी देख लो या कुछ भी ऐसा कर लो, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है रेदर देन ड्रिंकिंग अल्कोहल, ठीक है ना। ओके, तो ये था अल्कोहल के बारे में। अब मैंने आपको सिर्फ अल्कोहल के बारे में बताया, मैंने आपको मिथाइल अल्कोहल के बारे में तो बताया नहीं, इथाइल के बारे में बताया। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने आपको बताया था होमोलोगस सीरीज में जो काम C2H5OH करेगा वही काम CH3OH भी करेगा। यानी अगर आपको कल को एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम मिथाइल अल्कोहल को सोडियम से रिएक्ट करा दें तो क्या बनेगा, तो जो इस केस में बनता है ना वही सेम इस केस में भी होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH3O माइनस Na प्लस प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो सारे के सारे अल्कोहल सेम बिहेवियर दिखाते चले जाएंगे। अब इससे क्या बनेगा, सीधी बात है, अगर इसमें एक H2O निकल के बाहर आया था तो यहाँ भी आएगा, तो यहाँ बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोपीन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इथेनोइक एसिड। एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला है CH3COOH, ठीक है, इथेनोइक एसिड। और इसको हम कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम में हम इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। और इसका अगर आप 5 to 8% का सॉल्यूशन ले लो तो उसको हम लोग बोलते हैं विनेगर। विनेगर जो हम सैलेड वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो इसको हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी है कि मेल्टिंग पॉइंट है इसका 290 केल्विन, ठीक है। मतलब हमारा जो 273 यानी 0 डिग्री सेल्सियस होता है उससे थोड़ा ज्यादा, ठीक है। तो 290 केल्विन के ऊपर, और तो इसलिए जब ठंड पड़ती है ना विंटर के टाइम में, 290 केल्विन का क्या मतलब है वो समझते हैं। 290 केल्विन का मतलब अराउंड 17 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 17 डिग्री सेल्सियस है तो जब ठंड पड़ती है 17 डिग्री का टेम्परेचर आ जाता है तो ये फ्रीज हो जाता है। और जब ये फ्रीज हो जाता है तब हम इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है ना। HCl जितना स्ट्रांग नहीं होता, दिस इज वीकर देन HCl, इसलिए आप इसको आराम से डाइजेस्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वीकर देन HCl। चलो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है सर इसकी? नंबर 1,
एसिडिटी, यानी ये एसिडिक नेचर शो करता है। एसिडिक नेचर करने का शो करने का क्या मतलब होता है, जो पानी के अंदर H प्लस थे या जो बेस के साथ रिएक्ट करें। अगर मान लो कि आप एसिटिक एसिड ले लो और उसको सोडियम से रिएक्ट करा दो, तो सोडियम से रिएक्ट करने पे इसका सॉल्ट बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम के साथ रिएक्ट किया, सोडियम इज द बेस, तो बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब एसिड की तरह से बिहेव कर रहा है। और अगर आप इसको NaOH के साथ, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिसको हम अल्कली भी बोलते हैं, तो अगर आप NaOH के साथ इसको ट्रीट कर दो तो भी CH3COONA प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है। तीसरी जो इसकी रिएक्शन होती है वो है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। देखो, जब एसिड, कोई भी एसिड जब किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, इसमें रिएक्शन कैसे होती है, एसिड प्लस अल्कोहल, तो तब ये रिएक्शन होती है और इससे हमारा बनता क्या है, एस्टर बनता है प्लस वाटर। मैं आपको बता दूं कि जो ज्यादातर एस्टर होते हैं उनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, मतलब आपको स्मेल करने में मजा आ जाएगा उसमें। तो अगर आप कभी लेबोरेटरी में आपको चांस मिले एस्टर बनाने का, आपने लिया एसिटिक एसिड, और आपने लिया अल्कोहल, मान लो मैंने इथाइल अल्कोहल दे दिया, तो जब आप इथाइल अल्कोहल लोगे ना तो उसको ऐसे लिखोगे, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखोगे आप। और फिर बीच में से आप एक पानी का मॉलिक्यूल निकाल दो, हमेशा एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो ये निकाल दिया आप। तो इससे बना क्या, इससे बना CH3 COO C2H5 प्लस H2O, और इसी को हम बोलते हैं एस्टर। सर इसका नाम कैसे रखेंगे, तो मैं नेमिंग सिखाऊंगा आपको। पहले मुझे बताओ, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया सी, अब मुझे सोच के बताओ कि अगर मैं आपके सामने ये कंपाउंड लिखता हूँ CH3 CH2 COOH प्लस HOCH3, बताओ इससे कौन सा एस्टर बनेगा, अपनी कॉपी बना के देखो और फिर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो देखो इससे कौन सा बनेगा, वापस से एक H2O निकाल दो, H2O निकालोगे तो बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 प्लस H2O। क्या आप लोगों का सही है, कितने लोगों का सही है। तो सर हम एस्टर की नेमिंग कैसे करते हैं, आप एस्टर की नेमिंग कैसे करते हो आपको, तो नेमिंग कैसे करते हैं, मैं एक एस्टर लिखता हूँ यहाँ पे, मान लो आपने बोला कि सर इसका नाम बताओ क्या होगा, तो हमने क्या किया, ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो। अब ये वाला जो ग्रुप है इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। और लाइन के जो इधर का पार्ट है, ये जो लाइन के इधर का पार्ट है, क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें कितने कार्बन है, 2। तो 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एथ, ठीक है, NO8, मतलब NO8 और लगा दो उसके आगे, राइट। तो इसका नाम हो गया मिथाइल इथेनोएट। क्या सबको समझ में आया, मुझे बताओ कि इसका नाम क्या होगा, एक मिनट इसकी नेमिंग कर लो पहले। इसका नाम होगा इथाइल मिथेनोएट। अच्छा अगर ऐसा हो, इसका नाम क्या होगा, वेरी गुड, इसका नाम होगा इथाइल प्रोपेनोएट, ऐसा।
राइट। एस्टरिफिकेशन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन सपोनिफिकेशन क्या होता है? आपने क्या किया कि एस्टर ले लिया, मान लो कोई भी एक एस्टर मैं ले लेता हूं, ये एस्टर ले लिया आपने, और इसको आपने NaOH की प्रेजेंस में मतलब हाइड्रोलिसिस किया, तो आप क्या बनेगा आपका? देखो, ये हमेशा यहां से टूट जाएगा, यहां से, और क्या होगा? जो पानी है उसको ऐसे लिखो, मतलब जो NaOH है सॉरी, उसको ऐसे लिखो, तो बना क्या? लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? और राइट हैंड साइड पे क्या है? तो इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं सोडियम एसिटेट। ठीक है, ओके, चलो खैर कोई बात नहीं। तो मुझे एक करके दिखाओ सपोनिफिकेशन। इसका अगर मैं सपोनिफिकेशन कर दूं तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, यहां पे लिखो। ये बनेगा, ठीक है। चलो, तो सपोनिफिकेशन की प्रोसेस भी आपको समझ में। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कि जब एसिटिक एसिड यानी CH3COOH जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? सीधी बात है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बेसिक है, तो एसिड के साथ तो रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अब इसको ऐसे लिखो, वापस यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, NaHCO3 ऐसे लिखो, तो इससे तुम्हें क्या रिएक्शन जल्दी याद हो जाएंगी और बनने भी लगेगी। CH3COO Na प्लस H2CO3। और मैं आपको बता दूं कि जो H2CO3 होता है वो दुनिया का सबसे वीक एसिड है, ये कभी भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा H2O प्लस CO2 बना देता है। तो इसका मतलब अगर आपने CH3COOH को NaHCO3 से ट्रीट किया, जो आप एग्जाम में लिख के आओगे, ऐसे लिख के आओगे, तो वो होगा CH3COO माइनस Na प्लस H2O प्लस CO2। कोई ऐसा बच्चा जिसकी समझ में ना आया हो? एक और दिखाता हूं, CH3 ये है, और अगर हम इसको रिएक्ट करा दें Na2CO3 से, तो वापस यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, Na2 तो मतलब दो दो Na है, और CO3, यहाँ पे एक CO3, लेकिन अगर दो दो Na है तो एक के साथ तो एक ही जाएगा ना, तो आपने दूसरे वाला भी लिख लिया, एक और मॉलिक्यूल लिख लिया, आपके पास कोई कमी तो है नहीं मॉलिक्यूल्स की। तो देन ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और ये क्या बनाएंगे? 2CH3COO माइनस और Na प्लस अगेन क्या बना? H2CO3, लेकिन H2CO3 क्या बनाता है? H2O NCO2। सर हम एसिटिक एसिड को किस काम में लेके आते हैं? CH3COOH का यूज क्या है? तो CH3COOH का यूज ये है कि इससे हम लोग विनेगर बना सकते हैं, जिसको हम यूज करते हैं अपने खाने पीने के आइटम में, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं, अचार वगैरह में प्रिजर्वेटिव की तरह से यूज कर सकते हो अचार बनाने में, ठीक है। और दूसरे कंपाउंड बना सकते हो, जैसे एस्टर वगैरह बना सकते हो आप लेबोरेटरी के अंदर। तो ये सारे के सारे यूजेस हैं। अब जिस टॉपिक की हम बात करेंगे दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। हाँ, ये नया टॉपिक, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो सोप एंड डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, मैं आपको वो समझाता हूँ। हम सबसे पहले बात करेंगे सोप की और फिर थोड़ा सा बात करेंगे डिटर्जेंट्स की, ठीक है ना। हम घरों में किस लिए यूज करते हैं सोप? हम लोग सोप यूज करते हैं नहाने के लिए, हम लोग सोप यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, हम लोग सोप यूज करते हैं बर्तन धोने के लिए।
तो इन सारे कामों में सोप यूज होता है। मतलब जहां पे भी आपको कोई डर्ट निकालनी है, वो डर्ट आपकी बॉडी की डर्ट हो सकती है, वो बॉडी कपड़े की डर्ट हो सकती है, वो बर्तनों की डर्ट हो सकती है, उन सब जगह पे हम लोग सोप यूज करते हैं। तो दरअसल सर हम ये समझना चाहते हैं कि सोप होता क्या है, ठीक है। तो मैं पहले उसी की बात कर रहा हूँ कि सोप क्या होता है। देखो, इससे पहले कि मैं आपको सोप की बात करूं, मैं थोड़ा सा पहले पानी की बात करता हूँ, क्योंकि हम पानी के साथ ही यूज करते हैं सोप को। तो पहले हम थोड़ा सा वाटर को समझते हैं। वाटर के केस में क्या होता है, मैं बहुत डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ये इतना डेप्थ में कोई पूछेगा नहीं तुमसे एग्जाम में, ठीक है। तो इसके अंदर मान लो एक कंटेनर के अंदर वाटर है। अब पानी के जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होता है ना, जो भी मॉलिक्यूल सरफेस पे होता है, उनकी एक टेंडेंसी होती है, पानी के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं तो ये सब पास पास आ जाते हैं। अगर हम इसको ऊपर से देखें, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू में सारे के सारे मॉलिक्यूल हमें ऐसे नजर आएंगे, इस तरीके से। और ये सारे के सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ एक फिल्म बना देंगे। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी क्या बन जाती है, फिल्म बन गई। ये फिल्म बन गई। और ये जो फिल्म बनती है, ये किसकी वजह से बनती है, जो पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो ये पूरी की पूरी एक फिल्म बन जाती है। अगर आपको कभी सेंस करना हो कि क्या सही में फिल्म बनी है, तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। वो आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ सही में फिल्म बनी है। एक गिलास में पानी लो और पहले उसको रख दो ऐसा कैसा ही, वो हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, जरा भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही बारीक फिल्म होती है। तो ये जरा भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। फिर आप क्या करो कि एक पेपर ले लो, जो आपका टिश्यू पेपर होता है ना, जो हम जब होटल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे टिश्यू पेपर मिलता है, जो पानी में डालते भीग जाता है। तो वो टिश्यू पेपर ले लो और उस टिश्यू पेपर के ऊपर एक पिन रख दो, एक छोटी सी पिन रख दो, और इस टिश्यू पेपर को बहुत धीरे से इस पानी की सरफेस के ऊपर रख दो। तो आप देखना, जो टिश्यू पेपर है वो गीला होकर नीचे चला जाएगा और जो पिन है वो सरफेस के ऊपर स्टे करने लगेगी, ठीक है। तो ये क्यों होता है, इसको हम बोलते हैं, ये फिल्म की वजह से होता है। तो इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, ठीक है ना, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। अगर आपको ये पिन वाला एक्सपेरिमेंट देखना है तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, देखते हैं। तो हमने ये सीखा कि पानी के पास, वाटर के पास एक सरफेस टेंशन होती है। और दरअसल ये सरफेस टेंशन क्या है, दिस इज अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो सर ये अभी जब हम सोप एंड डिटर्जेंट सीख रहे हैं तब ये कैसे मैटर करेगा, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो, अगर पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि ये एक गेट है, ये इसके छोटा सा गेट है और ये इसके दरवाजे हैं, इतना सा ओपनिंग है इसके बीच में। और मान लो कि यहाँ पे 10 बच्चे खड़े हैं, 10 स्टूडेंट्स। ध्यान देना मेरी बात पे, 10 बच्चे खड़े हैं और मैंने आपको बोला, उन सब बच्चों को बोला कि भाई आप इस गेट से बाहर निकल जाओ। तो वो क्या करेंगे, अगर एक एक बच्चा करके बाहर निकलेगा तो सारे बाहर निकल जाएंगे। और मान लो ये सारे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं ऐसे, तो क्या ये कभी इस गेट से बाहर जा पाएंगे, सोच के बताओ। कभी भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ग्रुप है ना, तो ग्रुप नहीं पास हो पाएगा, राइट। जब हम फैब्रिक की बात करते हैं, कपड़े की बात करते हैं, तो कपड़े में भी क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं। इसके अंदर से पानी का जो पूरा ग्रुप है वो पास नहीं हो सकता। और डर्ट इसके अंदर है, यहाँ पे लगी हुई है डर्ट, तो भाई पानी का जो पूरा ग्रुप है वो तो पास हो नहीं सकता। तो आप क्या करोगे जिससे कि पानी का पूरा ग्रुप पास हो जाए और डर्ट तक पहुंच जाए। माइंड इट, अगर मुझे कपड़े के अंदर की डर्ट को निकालना है तो उसके लिए मुझे इस डर्ट को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए मुझे पानी को यहाँ तक पहुंचाना जरूरी है। लेकिन पानी तो क्लस्टर फॉर्म में है, क्योंकि पानी के अंदर सरफेस टेंशन है। तो मेरा पहला काम ये है कि मुझे उसकी सरफेस टेंशन को कम करना है। अगर मुझे कपड़े को अच्छे से वॉश करना है तो सरफेस टेंशन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। पहला काम तो ये हुआ। अगर सरफेस टेंशन कम की तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम होगा तो पानी के मॉलिक्यूल एक एक करके अंदर
चले जाएंगे। ये मेरा पहला काम है। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम, ये जो डर्ट है, ये डर्ट है, इसको बाहर निकालना है, इसको बाहर निकालना है। ठीक है, बाहर निकालना है। अब ये डर्ट का भी बड़ा बड़ा पीसेस है, तो इसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके बाहर निकालना है। ये मेरा दूसरा काम है। जब मैं बोलता हूँ कि कपड़ा अच्छे से वॉश हो गया, तो उसमें ये सारे स्टेप होने चाहिए। ये डर्ट बाहर आ गई, ठीक है सर, आ गई। जब ये डर्ट बाहर आ गई ना, तो मेरा तीसरा काम ये है कि ये डर्ट पानी के अंदर ही रहे। ऐसा नहीं कि वो डर्ट वापस जाके कपड़े के ऊपर सेटल डाउन हो जाए। तो ये तीन काम अगर पूरे हो गए, तो डर्ट अच्छे से निकल के बाहर आ गई। तो अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड होगा जो मुझे ये तीनों काम करके दे देगा, तो समझो कि वो मेरे लिए एक अच्छा वॉशिंग एजेंट बन गया। सोप आपको ये सारे के सारे काम करके दे देता है। कैसे करके दे देता है, अब उसको समझता है। देखो ध्यान से। जो सरफेस पे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जो सोप होता है वो इनके बीच में आ जाता है। और जब इनके बीच में आ जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगी। और अगर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगी तो सरफेस टेंशन कम, और इस तरह से सोप सरफेस टेंशन कम कर देगा। सर ये बीच में कैसे आ जाता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं पूरी प्रोसेस। तो सोप बीच में आ जाता है, क्योंकि सरफेस टेंशन का मतलब पानी के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, और पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को फील ही नहीं कर पा रहे बीच में, तो सोप के मॉलिक्यूल आ गए, तो सरफेस टेंशन क्या हो गई, कम। तो पहला काम तो पूरा हो गया। दूसरा काम, जो डर्ट है, ये सोप क्या करता है, इस डर्ट को निकाल के बाहर ले आता है छोटे छोटे पीसेस में। ये सोप कैसे लेके आता है सर, वो भी डिस्कस करेंगे। तो सोप डर्ट को निकाल के बाहर ले आता है। और थर्ड वर्क जो सोप का है, वो डर्ट को कभी भी कपड़े पे वापस नहीं जाने देता, उसको हमेशा पानी के अंदर रखता है। सर ये कैसे करता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसको, इन तीनों चीजों को समझने के लिए तो भाई ये समझना जरूरी है कि दरअसल जो सोप होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो सोप की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो समझते हैं। सोप के अंदर क्या होता है, एक बड़ी सी कार्बन की चेन होती है। एक बड़ी सी कार्बन की चेन होती है। कितने कार्बन की, 17 कार्बन, 20 कार्बन, 25 कार्बन, कितनी बड़ी चेन हो सकती है। तो मैं मतलब मेरा कहने का है कि एक बहुत बड़ी चेन होती है कार्बन की। और लास्ट में इसमें लगा हुआ होता है COO माइनस Na प्लस। ये होती है सोप की स्ट्रक्चर। तो देन इस सोप की स्ट्रक्चर में, इस सोप की स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट होता है, जो कार्बन की चेन है, ये होता है हाइड्रोफोबिक। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये होता है हाइड्रोफिलिक। ध्यान से समझना, हाइड्रोफोबिक का मतलब इट हेट्स वाटर, ये पानी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। और हाइड्रोफिलिक का मतलब इट लाइक्स वाटर। सर ऐसा क्यों, क्योंकि जो COO माइनस है, COO माइनस Na प्लस, उसके आयंस बन सकते हैं। और जिनके भी आयंस बन सकते हैं ना, वो पानी में बड़े अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं, और पानी उनको बहुत पसंद करता है। और जो हाइड्रोफोबिक है उसमें कोई आयन बन नहीं सकते, क्योंकि तो सीधी कार्बन की चेन है, तो इट हेट्स वाटर। ठीक है, तो दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक, एक हाइड्रोफिलिक। तो इसलिए हम सोप को ऐसे दिखा देते हैं। ये जब हम सोप के मॉलिक्यूल बनाते हैं, मतलब एक्चुअली ऐसा ही है, लेकिन जब इसको ऐसे दिखाते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, तो दिस पार्ट इज हाइड्रोफिलिक। और ये जो बड़ी सी टेल दिखाई है मैंने, दिस इज हाइड्रोफोबिक। अब मुझे बताओ, किसी बच्चे को कोई डाउट है इसको लेके, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक को लेके? हाँ, वो तो कोवेलेंट ही बनेगी ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है यार। ठीक है, मतलब ये ऐसे है, C17H35 COO माइनस Na प्लस, ये सोप का फॉर्मूला है, इस तरीके से। ठीक है, ओके। तो देन
आपको ये समझ में आ गया कि एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। ठीक है सर। अब हमें सोप की स्ट्रक्चर समझ में आ गई। अब आप ये तीनों तीनों समझाओ हमें। देखो, पहली बात करते हैं सरफेस टेंशन। जो सोप है वो सरफेस पे क्यों आया? ये पानी के मॉलिक्यूल थे। जब हमने इसमें सोप डाला तो सोप का एक पार्ट था हाइड्रोफोबिक, एक हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक पार्ट को पानी पसंद करता है तो वो अंदर रह गया, वो अंदर रह गया। और जिसको पसंद नहीं करता हाइड्रोफोबिक, वो पानी के बाहर चला गया। तो तब तो यही तो होगा, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में आ गया और उसने सरफेस टेंशन कम कर दी। क्या ये बात आप लोग अप्रिशिएट कर पाए? सबकी समझ में आया? पहला काम कैसे हुआ मैंने आपको बताया। हाँ बोलो, हाँ बोलो। सोप क्या, सोप क्या करता है समझा नहीं मैं। क्या? अरे वो फ्लोट करता है उसके बबल्स की वजह से। वो फ्लोट करता है उसके बबल्स की वजह से, एयर के प्रेशर की वजह से, राइट? इस वजह से नहीं करता। सोप अगर तुम पानी में डाल दो तो सरफेस टेंशन कम हो जाती है, ज्यादा नहीं होती। ये सरफेस टेंशन को हमेशा कम करता है। ठीक है सर। सर ये तो थोड़े से मॉलिक्यूल्स है ना। मान लो अगर मैं एक मुट्ठी भर के सोप इसके अंदर डाल दूं तो बाकी सोप का क्या होगा? उसको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सरफेस तो कवर अप हो गई। तो जब आप ज्यादा सोप डाल देते हो तब क्या होता है वो बताता हूँ। तब होता है मिसल फॉर्मेशन। अब सर ये क्या होता है? मिसल फॉर्मेशन क्या होता है? देखो सोप के पास क्या है कि सोप की मजबूरी है कि उसके पास दो पार्ट है। एक है हाइड्रोफोबिक, ओ सॉरी मैंने उल्टा बना दिया। एक है हाइड्रोफोबिक और एक है हाइड्रोफिलिक, राइट? दो पार्ट है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। अब क्या होता है, हाइड्रोफिलिक तो पानी को पसंद करता है, हाइड्रोफोबिक पानी को पसंद करता नहीं है। तो देन इनसे मिसल बन जाता है। मिसल कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, देखते हैं ऐसे। तो जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है वो अंदर चला जाता है ताकि वहां पे पानी ना पहुंच पाए, और हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट बाहर रहता है। तो इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिसल। तो कई सारे मिसल्स फॉर्म हो जाते हैं। क्या ये भी समझ में आ गया आपको अच्छे से? नहीं, मिसल क्या करते हैं वो हम बात करेंगे, पहले मिसल फॉर्मेशन कैसे होता है वो समझ में आ गया तुम्हें? जो बाकी का सोप है वो पानी में कैसे रहता है, समझ में आ गया? ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट। ठीक है ना, तो धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ समझ में आता जाएगा। तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या हुआ कि भाई ये कपड़े के ऊपर डर्ट लगी हुई थी, ये डर्ट लगी हुई थी। देखो, अगर तुम कपड़े के ऊपर थोड़ी सी इंक डाल दो, और मान लो आपने थोड़ी सी इंक डाली कपड़े के ऊपर और फिर कपड़े को वॉश किया, तो इंक निकल के बाहर आ जाएगी, क्योंकि इंक जो पानी में सॉल्युबल है तो निकल के बाहर आ जाती है। लेकिन अगर तुम कपड़े के ऊपर ग्रीस लगी हुई है या मिट्टी लगी हुई है या ऑयल लगा हुआ है, कुछ भी ऐसा लगा हुआ है, तो वो पानी के अंदर निकल के क्यों नहीं आता? क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो डर्ट है, हाँ, दिस इज नॉट सॉल्युबल। मतलब इसको हम बोलेंगे कि दिस इज हाइड्रोफोबिक। ये पानी को पसंद नहीं करते, हाइड्रोफोबिक है। अच्छा, तो अगर ये हाइड्रोफोबिक है तो अब इसको कैसे लेके आओगे बाहर? तो अब क्या होता है, पानी के साथ साथ सोप यहाँ पे पहुंच जाता है। और सोप के साथ मजे की बात क्या है कि एक हाइड्रोफिलिक पार्ट है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो सोप का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो तो इसको पसंद करेगा ना, डर्ट को, क्योंकि ये भी हाइड्रोफोबिक है। तो सोप सोप का हाइड्रोफोबिक पार्ट इसके अंदर एंटर कर जाता है, ऐसे ऐसे एंटर कर जाता है। और फिर उसके बाद बाहर क्या है, पानी। तो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट पानी के पास है और हाइड्रोफोबिक वाला डर्ट के अंदर है। अब पानी क्या करता है, जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है उसको अपनी तरफ खींचता है, और जब ये खींचता है ना तो ये डर्ट टूट जाती है।
और जैसे ये डर्ट टूटती है तो ये डर्ट टूट के और पानी के अंदर आ जाती है छोटे छोटे पीसेस। और इसके जो ये डर्ट टूट के आती है उसके अंदर होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, बाहर हाइड्रोफोबिक। और इस तरीके से जो ये बन जाता है क्लस्टर, वो पानी के अंदर ही रह जाता है। समझ में आया आपको कैसे डर्ट टूट के बाहर आई और फिर डर्ट पानी में रह गई? आप पूछो, डाउट डाउट है किसी का? हाँ, मतलब अब ये वाला मिसल नहीं कहलाएगा क्योंकि बीच में इसके डर्ट है। मिसल मतलब सारे के सारे सोप के मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये डर्ट इस तरह से अलग हो गई और ये डर्ट एक दूसरे को रिपेल करती है। रिपेल क्यों करती है सर? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो इसका हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है वो क्या होता है, COO माइनस Na प्लस। नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है। तो ये कभी आपस में कंबाइन नहीं हो पाता और ये पानी के अंदर ही रहता है क्योंकि पानी तो इनको पसंद करेगा, बाहर तो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, तो ये कभी भी कपड़े के ऊपर वापस नहीं जाएंगे। तो इस तरह से सोप अपना काम कर जाता है।